तो अब तक हमने देखा इंस्क्रिप्शन, अब देखेंगे सब्सक्रिप्शन कैसे कहा जाता है। सब्सक्रिप्शन, इट कंटेन द डायरेक्शंस टू द फार्मासिस्ट रिगार्डिंग। देखिए ये क्या करता है, फार्मासिस्ट को डायरेक्ट करने का काम करता है। किस चीज़ों के लिए डायरेक्ट करता है? कंपाउंडिंग इंग्रेडिएंट इन अ गिवन डोसेज फॉर्म। तो देखिए जो इंग्रेडिएंट वहाँ पर दिए गए हैं किस पे, प्रिस्क्रिप्शन पे, उसे कंपाउंड करने के इंग्रेडिएंट को कंपाउंड करके उसका डोसेज फॉर्म प्रॉपरली बनाना, इसके लिए गाइड कौन करता है? सब्सक्रिप्शन। उसके बाद हाउ टू प्रिपेयर डोसेज फॉर्म, डोसेज फॉर्म कैसे बनाना है उसके बारे में भी सब्सक्रिप्शन गाइड करता है। और क्वालिटी टू सेंड एंड मैटर ऑफ सेंडिंग, क्वालिटी कैसी प्रोवाइड करनी चाहिए पेशेंट को, जो भी हम कंपाउंड कर रहे हो और डिस्पेंस कर रहे हैं उसके बारे में जो है सब्सक्रिप्शन यहाँ पर हमें गाइड करता है, डायरेक्ट करता है। उसके बाद सिग्नेचर एंड ट्रांसक्रिप्शन। सिग्नेचर देखिए, इट गिव्स एन इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट अबाउट। सिग्नेचर और ट्रांसक्रिप्शन क्या करता है? पेशेंट को क्या करता है? इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है। किसके रिलेटेड? यूज ऑफ प्रिपरेशन, प्रिपरेशन का यूज कैसे करना चाहिए उसके रिलेटेड। उसके बाद मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन। देखिए मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, तो सिग्नेचर और ट्रांसक्रिप्शन क्या करता है? पहले तो प्रिपरेशन कैसे यूज करना चाहिए उसके रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है। उसके बाद प्रिपरेशन जो हो चुकी है हमारा डोसेज फॉर्म, उसको एडमिनिस्टर या फिर उसका यूज कैसे करना चाहिए उसके बारे में मेथड हमें बताता है। उसके बाद डोज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, डोज ऑफ प्रिपरेशन, प्रिपरेशन के डोज भी यहाँ पर जो है वो हमें गाइड करते हैं। उसके बाद द टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन, जो टाइम रहता है एडमिनिस्ट्रेशन का, आपको पता होगा कि कुछ कुछ दवाइयाँ खाना खाने से पहले या फिर खाना खाने के बाद दी जाती है, वो दवाइयाँ यहाँ पर। उसके बाद द व्हीकल विथ विच द डोसेज फॉर्म इज टू बी टेकन, को ऐसा कौन सा व्हीकल यहाँ पर प्रिफेयर करना चाहिए जो कि उस डोसेज फॉर्म को ले सके, मतलब उसके साथ हम हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो ले सके, तो उसके बारे में गाइड करता है सिग्नेचर और ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद पार्ट्स ऑफ बॉडी टू विच द ड्रग इज अप्लाइड, बॉडी के कौन से पार्ट पे ड्रग जो है अप्लाई की जाती है, जैसे कि ओरल रूट से लिए जाने वाली ड्रग ओरल रूट से, या फिर सपोजिटरीज रही तो वो इनटू द कैविटी यूज की जाती है। उसी तरीके से जो भी डोसेज फॉर्म यहाँ पर पेशेंट को प्रोवाइड किया गया है उसके रिलेटेड इंस्ट्रक्शन जो है सिग्नेचर और ट्रांसक्रिप्शन देता है। तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। यूज ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन, द डोज ऑफ प्रिपरेशन, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन, द व्हीकल विथ विच द डोसेज इज टू बी टेकन एंड द पार्ट ऑफ बॉडी टू विच द ड्रग इज टू बी अप्लाइड। उसके बाद सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन, नंबर ऑफ प्रिस्क्राइबर, जो भी प्रिस्क्राइबर रहता है, डेंटिस्ट रहता है या फिर फिजिशियन या फिर मेडिकल प्रैक्टिशनर रहता है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका एड्रेस और साथ ही साथ सिग्नेचर नेसेसरी है। क्यों? दे आर नेसेसरी फॉर प्रिस्क्राइबर टू आइडेंटिफाई एंड फर्दर रेफरेंस। आइडेंटिफाई मतलब जो भी प्रिस्क्राइबर है वो कौन है, नया है, पुराना है। आपको पता होगा कि अगर एक एरिया में 2-3 क्लिनिक है और एक फार्मेसी है तो वो फार्मेसी शॉप वाले को पता रहता है कि ये क्लिनिक वाला इस गली में है, तो वो फर्दर प्रेफरेंस मतलब गाइड भी कर सकता है। अगर पेशेंट आता है कोई तो पेशेंट पूछता है, अगर ENT स्पेशलिस्ट है कोई तो ENT का हॉस्पिटल का है या फिर क्लिनिक का है, तो वो जो फार्मासिस्ट रहता है वो बता सकता है इस गली में जाओ या फिर इस एरिया में जाओ, वहाँ पर जो है ये आपको क्लिनिक मिल जाएगा। तो उसी तरीके से वो भी जो है प्रिस्क्राइबर का एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर और सिग्नेचर वहाँ पर मेंशन करना इम्पोर्टेंट रहता है। तो वो थे कुछ पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। अब देखेंगे व्हाई लैटिन इज यूज इन प्रिस्क्रिप्शन। तो प्रिस्क्रिप्शन में लैटिन लैंग्वेज क्यों ज़्यादा करके यूज़ की जाती है? द लैटिन इज यूज्ड इन द प्रिस्क्रिप्शन बिकॉज, तो देखिए लैटिन यूज़ की जाती है प्रिस्क्रिप्शन में क्यों? क्योंकि लैटिन इज यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड थ्रू आउट द वर्ल्ड। जो लैटिन है वो यूनिवर्सल लैंग्वेज है। यूनिवर्सल मतलब पूरे जितनी भी दुनिया है, जितने भी दुनिया में देश है, उसमें यूनिवर्सल लैंग्वेज यूज़ की जाती है लैटिन।
इसीलिए जो अंडरस्टैंडिंग की सिचुएशन रहती है, अगर हम हिंदी बोल के एक जर्मन या फिर अमेरिकन से हिंदी में बात करेंगे तो वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। अगर वही हम उसके साथ इंग्लिश में बात करेंगे तो वो अंडरस्टैंड कर पाएगा क्या जो हम बोल रहे हैं उसे। वह क्यों? क्योंकि इंग्लिश जो है वो यूनिवर्सल लैंग्वेज है और हिंदी क्या है, हिंदी हमारी इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या फिर एनी अदर जो भी अरब कंट्रीज़ है उसमें जो है हिंदी ज़्यादा करके प्रेफर की जाती है। इसी तरीके से जो लैटिन लैंग्वेज है वो एक एंशियंट लैंग्वेज है जिसके तहत मेनी जो कंट्रीज़ आती है उसमें यूनिवर्सल लैंग्वेज करके लैटिन का यूज़ किया जाता है। उसके बाद इट हैज़ एग्जैक्ट एंड डेफाइनाइट मीनिंग। तो देखिए लैटिन लैंग्वेज के कुछ ऐसे वर्ड्स रहते हैं जिसका एग्जैक्ट मीनिंग रहता है और डेफाइनाइट मीनिंग रहता है। मतलब अगर कोई भी लैंग्वेज ली हमने, जैसे हमने प्रिस्क्रिप्शन का देखा था आरएक्स टेक दाऊ, तो दाऊ यहाँ पर क्या है हुआ लैटिन लैंग्वेज है, लेकिन उसका क्या है उसी के रिलेटेड कुछ ऐसे टर्म्स रहते हैं जिसका एग्जैक्ट और डेफाइनेट मीनिंग जो है लैटिन में हमें मिलता है। उसके बाद द पेशेंट कैन नॉट रीड द प्रिस्क्रिप्शन इजीली। जो पेशेंट रहता है वो प्रिस्क्रिप्शन इजीली नहीं रीड कर सकता। क्यों? क्योंकि उसे लैटिन लैंग्वेज नहीं आती। लैटिन लैंग्वेज फार्मेसी के फील्ड में या फिर मेडिकल फील्ड में जो भी लोग हैं उन्हें ही समझ में आती है। क्यों? क्योंकि अगर पेशेंट को वो ध्यान में आ गई तो पेशेंट क्या करेगा, कभी कभी पेशेंट फिर खुद से दवाई की एडमिनिस्ट्रेशन करेगा या फिर दवाई परचेस करेगा और खुद से लेना चालू कर देगा। तो जो मिसयूज होता है ड्रग का उसे प्रिवेंट करने के लिए जो है लैटिन लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। और उसके बाद अगर किसी किसी सिचुएशन में कॉम्प्लिकेटेड केस रहते उसमें कॉम्प्लिकेटेड दवाइयाँ दी जाती है, अगर वह जो है पेशेंट ने पढ़ ली तो वो कैसा नर्वस हो जाएगा। इसीलिए जो है प्रिस्क्रिप्शन में लैटिन लैंग्वेज यूज़ की जाती है। what precaution should be taken while handling a prescription? तो देखिए प्रिस्क्रिप्शन हैंडल करते समय हमें कौन कौन से प्रिकॉशन लेने चाहिए, तो देखते। पहला प्रिकॉशन है द प्रिस्क्रिप्शन शुड बी टेकन बाय फार्मासिस्ट हिमसेल्फ। तो देखिए जो प्रिस्क्रिप्शन रहता है वो शुड बी टेकन बाय फार्मासिस्ट हिमसेल्फ। जो भी हम प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं उस समय उस प्रिस्क्रिप्शन को अच्छे से चेक कर लेना वो फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी है। उसके बाद द फार्मासिस्ट शुड बी रीड द प्रिस्क्रिप्शन केयरफुली। प्रिस्क्रिप्शन अच्छे से रीड करके उसमें जो है आगे की प्रोसीजर करना वो फार्मासिस्ट का सेकंड वर्क है। उसके बाद फॉर एनी डाउट इन द प्रिस्क्रिप्शन कंसल्ट द प्रिस्क्राइबर और कलीग। तो देखिए प्रिस्क्रिप्शन में अगर कौन सा डाउट रहता है, कभी कभी क्या होता है मार्केटेड में जो भी दवाइयाँ रहती है वो डॉक्टर लिख के देते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि फार्मेसी पे जो भी दवाई प्रिस्क्राइबर ने प्रेफर की है वो कभी कभी नहीं रहती। तो इसके लिए जो है कंसल्ट करते प्रिस्क्राइबर से या फिर फार्मासिस्ट के सीनियर फार्मासिस्ट से कि यह दवाई अपने पास नहीं है तो इसके रिलेटेड कौन सी दवाई हमें देनी चाहिए, या फिर प्रिस्क्राइबर या फिर डॉक्टर से डायरेक्ट कंसल्ट करते कि डॉक्टर साहब आपने जो दवाई दी है वो हमारे फार्मेसी पे नहीं है तो इसके रिलेटेड ये दूसरी दवाई है, क्या ये चलेगी। तो इसी प्रकार से जो है फार्मासिस्ट कंसल्ट करता है प्रिस्क्राइबर से। ये था तीसरा प्रिकॉशन। उसके बाद एनी क्वेश्चन आस्क्ड बाय पेशेंट शुड बी आंसर विथ केयर। तो देखिए किसी भी पेशेंट ने अगर दवाई के बारे में या फिर कभी कभी पेशेंट पूछते भाई साहब फार्मासिस्ट से पूछे भाई साहब ये दवाई किसके लिए ली जाती है, या ये दवाई खांसी की है, ये दवाई बुखार की है, या फिर ये दवाई टेम्परेचर रिड्यूस करने के। तो उनका जो भी पेशेंट के क्वेश्चन रहते उनका अच्छे से आंसर देना वो जो है फार्मासिस्ट की इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है। उसके बाद फार्मासिस्ट शुड नॉट ऐड और omit or substitute any ingredient or alter the composition of prescription without permission of prescriber। तो देखिए प्रिस्क्राइबर जो भी रहता है उसके परमिशन के बाद ही जो है हमें कोई दवाई नहीं रहती या फिर कोई कंपाउंड नहीं रहता है तो उसमें नहीं ऐड करना चाहिए। इसीलिए जो है प्रिस्क्राइबर से डायरेक्ट कंसल्ट करना चाहिए
ये दवाई नहीं है या फिर ये जो भी कंपाउंड है वो नहीं है, तो ये कंपाउंड सब्स्टिट्यूट करके उस इंग्रेडिएंट में डालूँ या नहीं। तो ये था आपका एक प्रिकॉशन। उसके बाद फार्मासिस्ट शुड कीप द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन सीक्रेट। तो देखिए फार्मासिस्ट को क्या करना चाहिए, जो भी प्रिस्क्राइबर प्रिस्क्राइब करते हैं दवाइयाँ, उसमें जो है रिएक्शन नहीं बतानी चाहिए। जो भी सिगरेट है या फिर जो भी दवाइयाँ रहती वो अच्छे से, या फिर जैसे हम कॉमनली दवाइयाँ देते हैं वैसे ही वहाँ पर रिएक्शन होना चाहिए। उसके बाद द फार्मासिस्ट शुड नॉट मेक एनी कमेंट ऑन द फिजिशियन। तो फार्मासिस्ट ने जो है फिजिशियन के बारे में कुछ ऐसे कमेंट नहीं करनी चाहिए। जैसे कि कभी कभी कोई फार्मासिस्ट बोल देता है उस डॉक्टर ने तो ये लिख के दिया है, मार्केट में तो ये चल रहा है, डॉक्टर को क्या कमीशन नहीं मिलता कि क्या है। तो इस तरीके से जो है वो फार्मासिस्ट को कमेंट नहीं करनी चाहिए फिजिशियन पे। उसके बाद डू नॉट ड्रॉ द मिस्टेक ऑफ फिजिशियन इन द फ्रंट ऑफ पेशेंट, अदरवाइज इट विल अफेक्ट द फेथ ऑफ पेशेंट ऑन द फिजिशियन। तो देखिए पेशेंट के सामने डॉक्टर की बुराई नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उस डॉक्टर की जो भी फेथ रहती है, जो भी इज्जत रहती है, वो पेशेंट नहीं करेगा फिर। लेकिन कभी कभी क्या होता है, पेशेंट जो है वो डॉक्टर को भगवान मान के ही यहाँ पर जो है डॉक्टर को अपना दुख दर्द बताते हैं। तो उसके रिलेटेड जो भी है फार्मासिस्ट ने एनी अपशब्द या फिर एनी बैड वर्ड्स फॉर द फिजिशियन नहीं निकालने चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसी तरह की वीडियो लाते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।